हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास में। अपना चल रहा था लेसन नंबर 5 यूनिट सेकेंड। आज अपन डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5। लास्ट टर्म पे जो अपन ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, उनमें रिलेशन, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी डेफिनेशन है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता नाम से क्लियर हो रहा है, चालकता का मान अत्यधिक होना, कंडक्टिविटी बहुत हाई होना। अपन बात करें जैसे लास्ट टर्म में मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंस बताई थी, ताप पर निर्भरता बताई थी चालकों की, धातुओं की, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, धातुओं के लिए प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक वैसे जैसे जैसे ताप कम करते जाएंगे, धातुओं का ताप क्या होता है, धातुओं का प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती जाती है, घटती जाती है। For the metals, for the conductors, by decreasing the temperature, their resistance oblique resistivity should be decreases. But at a particular temperature, लेकिन एक निश्चित ताप से यदि ताप को और कम कर दिया जाए तो कुछ एक धातुएं ऐसी होती है जिनका प्रतिरोध ऑब्लिक प्रतिरोधकता घटकर कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है अचानक से। जब प्रतिरोधकता शून्य हो गई, इसका मतलब चालकता क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। इसी गुण को क्या कहा जाता है, अति चालकता कहा जाता है। और पदार्थ क्या कहलाते हैं, अति चालक। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एक निश्चित ताप से कम ताप पर, ताप को अपन बात करते हैं, एक निश्चित ताप से कम ताप पर कुछ धातुओं का जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधकता है, वो अचानक से घटकर शून्य हो जाती है, अर्थात उनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अति चालक पदार्थ। और यह गुण क्या कहलाता है, अति चालकता। आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ए डेफिनेट टेम्परेचर, if temperature should be decreases, then the resistivity oblique resistance is suddenly decreases to 0. Then the conductivity of metal should be increases very high. This property is named as superconductivity and the substances are named as superconductors. और वह जो निश्चित ताप है, जिससे कम ताप पर यह घटना होती है, उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर इज डेड टेम्परेचर below which the metals present the superconductivity property। यानी जिससे नीचे ताप पर, जिससे कम ताप पर जो धातु है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं, अति चालकों का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। उदाहरण के लिए जैसे पारा मरकरी 4.2 केल्विन जो टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर को इससे कम किया जाए तो अचानक से प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक पॉइंट अति चालकों से रिलेटेड मैंने मैग्नेटिज्म में भी बताया था कि अति चालकों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य। यानी कोई भी बल रेखा, कोई भी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से नहीं पास आउट होती। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, माइजनर इफेक्ट, माइजनर प्रभाव। यानी अति चालक पदार्थ प्रदर्शित करते हैं किसको, माइजनर प्रभाव को। और फोर्थ, इसके उपयोग क्या है, अति चालकों के उपयोग, इनका यूज। नंबर फर्स्ट, उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में, हाई पावर के जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है उनको फॉर्मेशन में। नंबर सेकंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने में। मटेरियल साइंस की खोज में, यानी अपन बात कर सकते हैं द स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान के शोध में। बिना शक्ति हास के विद्युत ऊर्जा के संचरण के लिए, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट पावर लॉस। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, यहां अति चालकों के उपयोग किए जाते हैं। आपसे कोई भी 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अति चालकता किसे कहते हैं, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं, कोई भी एक एग्जांपल दो या इसके उपयोग लिखो। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं वापिस, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 तरह का संयोजन है जिन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं काफी अच्छे, या डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज।
अपन बात करें किसी भी तीन रेजिस्टेंस की, किन्हीं भी तीन प्रतिरोधों की, मैं सबसे पहले बना रहा हूं डायग्राम से। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। तीन अलग अलग प्रतिरोध हैं, तीन अलग अलग प्रतिरोध है से R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, या मैं कहूं इसकी परिभाषा लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धन सिरे से, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के प्रथम सिरे से, और इसी प्रकार से अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो। तो इस संयोजन को क्या कहा जाता है? श्रेणीक्रम संयोजन। In the series combination of resistances, the first end of first resistance is connected with the positive terminal. Second end of first resistance is connected with the first end of second resistance. Second end of second resistance is connected with the first end of third resistance, and so on. The last end of last resistance is connected to the negative terminal of battery. Then this type of combination is named as series combination. ये परिभाषा लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखनी भी नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। अब अपन बात करें, ये जो सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो कितना है? V। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3, यहां से धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? I। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान हो। यानी R1 में भी धारा कितनी है? से I, R2 में भी धारा कितनी है? I, R3 में भी धारा कितनी है? I। तब इस तरह का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट शुड बी ऑफ सेम वैल्यू, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी नेम्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। यानी अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V। यहां धारा कितनी बह रही है? प्रत्येक प्रतिरोध में से धारा I बह रही है, यानी धारा का मान क्या है? समान। बट जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, वो क्या होगा? डिवाइड होगा, विभक्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के अनुपात में वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, से V1, V2 एंड V3। ये परिभाषा लिखेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा का मान समान हो, परंतु आरोपित विभवांतर का मान उनके प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाता हो, क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ये पहली थ्योरी लिखनी है, पहला पॉइंट लिखना है। बच्चों, प्रत्येक बात को मैं रिपीट करता हूं, 3 बार बोलता हूं, ताकि आपको नोट्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। से इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, current across each resistor should be of same value, but the potential difference is divided in the ratio of their resistances। ये पहला पॉइंट। सेकंड, अपन ने डायग्राम बना दिया, अब अपन डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? सपोज देयर आर 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 are connected in series with a electric source of voltage V। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। किसके साथ? आरोपित वोल्टता V के स्रोत के साथ, जिनमें प्रवाहित धारा समान मान की कितनी है? I है। यदि इनके सिरों पर आरोपित वोल्टता V1, V2, V3 हो, if the potential difference across the resistances are respectively V1, V2, V3, then total voltage, कुल विभवांतर V किसके इक्वल आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन का पहला स्टेप है। परंतु बट बाय ओम्स लॉ, परंतु ओम के नियम से, ओम के नियम से
ये आपके पास आ जाएगा V इजिकल टू होता है आई आर फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 इजिकल टू I1 R1, V2 इजिकल टू I2 R2, V3 इजिकल टू I3 R3, बिकॉज I1 I2 I3 आर सेम, दैट इज इक्वल टू I1 I2 I3 का मान बराबर है, इसलिए मैंने इसको किससे लिखा है, I से। ये दे देता हूं समीकरण नंबर 2। कहां से? ओम के नियम से। यदि बात करें क्या समीकरण 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा V इजिकल टू I R1 I R2 I R3, इक्वेशन नंबर 3। मैंने V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ अपन I कॉमन ले लेते हैं, से R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। अब इसके आगे का स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो, तब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? तुल्य प्रतिरोध क्या है? जैसे छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया, तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र सत्यापित करो। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है, जैसे 10-10 के 5 नोट पड़े हैं, इन पांचों नोट को मेरे को रिप्लेस करना है, हटाना है एक ही नोट से। कितने के नोट से हटाऊंगा? 50, यानी 50 का नोट रख दूं या 10-10 के 5 नोट रख दूं, बात एक ही है। दैट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू, उसी को तुल्य मान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 2 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनके तुल्य प्रतिरोध का मतलब है, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इन तीनों के तीनों प्रतिरोधों को मैं एक ही प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर सकता हूं। ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस। बट लेकिन क्या होना चाहिए? परिपथ में धारा का मान उतना ही रहना चाहिए और विभवांतर भी उतना ही रहना चाहिए। But in the circuit, current and potential difference remains same, then that value of resistance is known as equivalent resistance. तुल्य प्रतिरोध श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जिसको अपन हटा सकते हैं, या जो जुड़े हुए प्रतिरोधों को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करे कि परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे। Equivalent resistance is that resistance in the circuit which replace all the resistance by unchanged the value of current and potential difference। तो यहां पे मैंने लिखा है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो, तब V किसके इक्वल आ जाएगा? IR के, इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन 4 and 5। V की वैल्यू पुट करेंगे, IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से इक्वेशन नंबर 6। ये श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र है। यदि इफ n प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब तुल्य प्रतिरोध ये आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी को अपन श्रेणीक्रम संयोजन का नियम भी कह देते हैं, जिसको थ्योरेटिकल पार्ट में आपको लिखना बहुत जरूरी है। अर्थात श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। पहली बात, श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है।
Say the equivalent resistance of the series combination is equal to sum of all the resistors connected in the combination. और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सपोज करें 1, 2 और 3 तीनों ये 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6 ओम। यानी जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो सबसे हायर वैल्यू से, सबसे बड़ी वैल्यू से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। 3 ओम सबसे बड़ा है, 6 ओम आ रहा है, इसका मतलब सबसे बड़े से भी बड़ा। से दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में जुड़े हुए सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या आता है, अधिक होता है। So the value of equivalent resistance is higher than the highest value of resistor connected in the combination. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि परिपथ में, विद्युत परिपथ में हमें प्रभावी प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, if we want to increase the effective resistance in the circuit in the series combination, यानी हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज में लेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन उपयोग में लेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या आता है, अधिक आता है। और तीसरी बात, यदि परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाना है तो सभी के सभी प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड करते हैं। से इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। The value of equivalent resistance is the higher than the highest value of resistor connected in the combination, and if we want to increase the effective resistance of the circuit, then always we use which combination, series combination. तो इस तरीके से थ्योरी कवर करनी है, इसके अलावा कोई थ्योरी आपको लिखनी नहीं है। ये आपका कौन सा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक इसी तरीके से इसी को मैं लेके चलूंगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जैसे जैसे चेंज आएगा अपन इसको डिस्कस करते चलेंगे। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूं। से फर्स्ट रजिस्टर यानी पहला प्रतिरोध R1, ये सेकंड रजिस्टर R2 और ये थर्ड रजिस्टर यानी R3। से R2 से R3 ये बैटरी V वोल्ट की करंट जा रही है कितनी I, बट इस जंक्शन पॉइंट पर, संधि बिंदु पर जो धारा है वो क्या हो जाएगी, बट जाएगी। किस अनुपात में, प्रतिरोधों के अनुपात में, रेजिस्टेंस के रेशो में। यही चेंज है। पहली बात तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सबका एक एंड, फर्स्ट एंड किसी भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दे, उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दे, और उसको किससे, बैटरी के धन सिरे से। इसी तरीके से सभी के अंतिम सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़कर उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें। तो यह संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स, and the last end of all the resistors are connected at another common point and connected to the negative terminal. Then such type of combination is named as parallel combination. लिखना क्या है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान आरोपित विभवांतर के बराबर हो, परंतु धारा का मान प्रतिरोधों के अनुपात में विभक्त हो जाता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। यानी आरोपित वोल्टता कितनी है, V, तो यहां भी वोल्टेज कितना होगा, V, 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 और धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान आरोपित वोल्टता के बराबर हो तथा प्रवाहित धारा का मान प्रतिरोधों के अनुपात में बट जाए, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच अक्रॉस ईच रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम टू द अप्लाइड वोल्टेज, but the flowing current is divided in the ratio of their resistances. Then such type of combination is named as parallel combination of resistance. Second, डायग्राम बनाए।
माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिन पर आरोपित वोल्टता कितनी है? V है। यदि प्रवाहित कुल धारा कितनी हो? I, तब इनमें से प्रवाहित धारा कितनी होगी? क्रमशः I1, I2 और I3 हो, तब कुल धारा से कुल प्रवाहित धारा सपोज 3 resistors R1, R2, R3 are connected in the parallel combination. Across each resistor applied voltage is V, but the current is divided in the ratio of their resistances. If the currents are respectively I1, I2, I3, then total current I is equal to I1 plus I2 plus I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ V इजिकल टू आई आर होता है, I1 इजिकल टू आ जाएगा V अपॉन R1, I2 इजिकल टू आ जाएगा V अपॉन R2, I3 आ जाएगा V अपॉन R3 से इक्वेशन नंबर सेकंड। V सेम है इसलिए V1, V2, V3 की जगह कितना रखा है? V। कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? से I इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इन सब में से अपन यदि V कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 4। आगे वो स्टेप, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अपन बात करें, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 5। बाई इक्वेशन 4 एंड 5 वैल्यू पुट करेंगे। V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V क्या हो गया? कैंसिल आउट। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्वेशन नंबर 6। यदि n प्रतिरोध, सेम वही बात यहां पर अपन लिखेंगे क्या? यदि n प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हो? समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में। इफ n resistors are connected in parallel combination, then equivalent resistance, तब तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn, इक्वेशन नंबर 7। अर्थात समांतर क्रम संयोजन का नियम क्या है? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज। दूसरी बात वही बात, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के जुड़े हुए हैं, कैलकुलेट करें 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 6, 6, 3 प्लस 2, यानी R का मान आएगा 6/11, लगभग 0.55। यानी जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा। यानी समांतर क्रम संयोजन में क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आता है। मीन्स द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लीस्ट देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि यदि प्रभावी प्रतिरोध का मान कम करना है, डिक्रीज करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज में लेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसी से रिलेटेड छोटे छोटे 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेंगे। क्या? नंबर 1, यदि 2 रेजिस्टेंस, if 2 resistances R1 and R2 are connected in the parallel combination, are connected
इन पैरेलल, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे Rp दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, दोनों का गुना बटा दोनों का योग, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि अपन बात करें कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ये R1 ये R2, यहां धारा है I1 यहां धारा है I2, टोटल धारा कितनी है I। तो I1 की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज I1 इज इक्वल टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, ये फॉर्मूले याद रखें, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। I1 कितना आएगा V बटा R, और V आ जाएगा I R1, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। ऐसे ही I2 की वैल्यू आएगी I R1 अपॉन R1 प्लस, कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और ये तीनों फॉर्मूलाज यूज में लें। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका प्रतिरोधों से रिलेटेड था, अतिचालकता, श्रेणीक्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट अपन ने कवर कर लिया है। अब मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यूस करते हुए छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशंस है, यानी नए टॉपिक में एंटर कर रहा हूं, दैट इज सेल। कि सेल क्या है, सेल से रिलेटेड 2-3 टर्म्स हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के लिए विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल वोल्टता और उनमें संबंध। अपन बात करते हैं सेल की, क्या है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, सेल की। सेल क्या करता है, जनरल अपन बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, बनावट की। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक पोर्ट होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होती है, विद्युत अपघटन द्रव होता है, और 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव यानी एनोड, और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव यानी कैथोड। ये सेल है। हमारे इसका कोई रोल नहीं है, हमारे जो टॉपिक है वो है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध से सेल का विद्युत वाहक बल, इसको अपन डिनोट करते हैं ई से, टर्मिनल वोल्टता इसको लिखते हैं V से, व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसको लिखते हैं स्मॉल r से। सीधा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सबसे पहली बात मैं करता हूं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता की। E और V, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का मीनिंग ही क्या है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। एक छोटा सा फर्क है, यदि सेल खुले परिपथ में हो, ओपन सर्किट में हो, खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में। खुले परिपथ का मतलब है जब सेल से कोई भी धारा नहीं ली जा रही हो, सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो अपन कहते हैं सेल किस में है, खुले परिपथ में। When current is not drawn by the cell, then it should be in the open circuit। और जब भी सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो अधिकतम विभवांतर है उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। In the open circuit, the maximum potential difference between the electrodes of a cell is named as EMF of the cell। खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है, अधिकतम विभवांतर है, वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल। यदि परिपथ कैसा हो, बंद हो, क्लोज सर्किट। बंद परिपथ का मतलब है सेल से क्या प्रवाहित की जा रही हो, धारा। जब सेल से धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता।
यानी एक छोटी सी बात बताऊं, अपन एक बैटरी परचेज करके लाए मार्केट से, मोबाइल में इंसर्ट करनी है, लेकिन वो न्यूली बैटरी है, उसको अपन ने यूज में नहीं लिया, और सपोज करो उस बैटरी पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, इस पे कितना लिखा हुआ है 2 वोल्ट। अभी इसको अपन ने मोबाइल में डाला नहीं है, मोबाइल में यूज में नहीं लिया है, इसका मतलब इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है 2 वोल्ट मैक्सिमम है, अधिकतम मान है। ये इसका क्या है EMF, ये इसका क्या है विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही इस बैटरी को मैं मोबाइल में डाल दूंगा, इस बैटरी को किस में डाल दूंगा, मोबाइल में डाल दूंगा, मोबाइल अपन यूज में लेंगे, बैटरी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिस्चार्ज, यानी उसके थ्रू क्या फ्लो होने लग गई, करंट फ्लो होने लग गई। जब करंट फ्लो होगी तो उसकी जो वोल्टेज है धीरे धीरे कुछ क्या होगी, कम होगी, मान लो 1.9 भी रह सकती है, 1.8, 1.7। तो उस स्थिति में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो वोल्टता होगी, जो विभवांतर होगा, डेट इज टर्मिनल वोल्टेज। वो क्या है, टर्मिनल वोल्टता। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता से क्या ज्यादा होगा। दूसरी डेफिनेशन में यूं भी दे सकता हूं, विभवांतर है तो परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कुल कार्य। परिपथ में 2 तरह के प्रतिरोध होते हैं पूरे के पूरे परिपथ, एक तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में, और दोनों इलेक्ट्रोड जिस तार से जुड़े हुए हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी संपूर्ण विद्युत परिपथ में बाह्य प्लस आंतरिक एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। जबकि सिर्फ बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में, किसी भी सेल द्वारा क्या एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य है, वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग द यूनिट चार्ज थ्रू होल सर्किट, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, while when only external then it should be terminal voltage। दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों का मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, आंतरिक प्रतिरोध। सेल की इलेक्ट्रोड है, सेल के घोल में अणुओं द्वारा इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आयन फ्लो होते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, सेल के घोल के अणुओं द्वारा आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा by the electrolyte liquid, by the molecules of liquid, there is a oppose inflow of ions between the electrodes, that oppose is named as internal resistance। सेल के घोल के द्वारा इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल r से। इसका मात्रा क्या होता है, ओम। आदर्श सेल या आदर्श बैटरी के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0 होता है। और एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि कहीं मेंशन नहीं किया आपके सिलेबस में, फिर भी ध्यान रखना है कि आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आर समानुपाती CID/8, ये कोड याद रखें। C का मतलब कंसंट्रेशन यानी घोल की सांद्रता पर, I का मतलब धारा पर, प्रवाहित धारा पर, D का मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया यानी जो इलेक्ट्रोड घोल में डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोड के घोल में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, ऑन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, एंड T ऑन द टेम्परेचर, किस पर, ताप पर। अपना जो मेन पॉइंट आता है, इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वो आती है इन तीनों में रिलेशन। एक छोटा सा रिलेशन है, एक छोटा सा अपने को फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिसको अपन आगे यूज में लेंगे। वो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। किनका, सेलों का बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, किसी भी विद्युत परिपथ की बात मैं करूं, किसी विद्युत परिपथ में अपन बात कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की। यदि मैं बात करूं इस तरह से, ये सेल, इसका EMF है E, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से R, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। इससे प्रवाहित धारा कितनी है, I। तब जो E की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वो क्या बताई है, विद्युत वाहक बल की, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कुल कार्य।
टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सटर्नल एज वेल एज इन इंटरवल, यानी विभवांतर कितना होता है, आई आर होता है, परिपथ में धारा कितनी है, आई। टोटल प्रतिरोध कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत अल्प होता है, इसलिए इसको लगभग हमेशा अपन परिपथ में किस क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं, श्रेणी क्रम में। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, धारा कितनी है, आई। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा E इजिकल टू आई आर प्लस आई आर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि V टर्मिनल वोल्टता केवल बाह्य परिपथ के लिए होती है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा E इजिकल टू V प्लस आई आर, या इससे आपके पास आ जाएगा क्या, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, हर जगह मैं यूज में लूंगा। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, आपको याद रखना है। इसी से अपन ड्राइव कर सकते हैं क्या, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू E माइनस वी बट्टा आई। आई को मैं लिख सकता हूँ V बट्टा आर। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का, इसको भी मैं आगे यूज में लूंगा। सही, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, V इजिकल टू E माइनस आई आर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है क्या, कि क्या कभी टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो सकती है क्या। दो प्रोसेस है सेल का, आवेशन और निरावेशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का तो मतलब अपन यहां पे समझ सकते हैं कि प्लस इलेक्ट्रोड से करंट क्या होगी, बाहर निकलेगी, और इस केस में क्या आएगा, V इजिकल टू E माइनस आई आर आएगा। चार्जिंग, आवेशन का मतलब है जैसे ये बैटरी है या ये सेल है, इसको अपने को चार्ज करना है तो किससे जोड़ना पड़ेगा, चार्जर से। जोड़ते कैसे हैं, प्लस को प्लस सिरे से, माइनस को माइनस सिरे से, चार्जिंग करने के लिए। और करंट यूं फ्लो होती है चार्जिंग के लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। डिस्चार्जिंग के दौरान, निरावेशन के दौरान प्लस सिरे से करंट बाहर निकलती है, धारा बाहर निकलती है, जबकि सेल के आवेशन के समय जो प्लस सिरा है उसमें धारा क्या करती है, एंटर करती है। उस स्थिति में V इजिकल टू क्या लिखेंगे, E प्लस आई आर। V इजिकल टू क्या लिखेंगे, E प्लस आई आर, यानी टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल दैट द टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल व्हेन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल, सेल के आवेशन के समय। और निरावेशन की स्थिति मैंने आपको बता दी। तो ये छोटी छोटी 3 डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।